नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पहलगाम अटैक के बाद आज बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को सीधा और सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय अब आ चुका है और आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खो दिया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, आतंकवाद को सजा मिलेगी। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी जुड़ चुके हैं, गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जीवन राज पुरोहित जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ उसके बाद पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया। एक तरफ उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन यह कहना कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब अभी बाकी है, इसके मायने क्या हैं आप बताइए मुझे। जी पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो बहुत सीधे शब्दों में जो कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था उसको उन्होंने और दृढ़ता के साथ कहा है, और ये शेर की हुंकार है जो अब इस कगार पर आ गया है कि विनाश होगा। मैं इस बात से बहुत सीधा मतलब निकालता हूं कि मेरे देश के सर्वोच्च नेता ने अगर अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई है तो वो एक्शन में परिवर्तित होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होने का मतलब ये नहीं है कि आज हम पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। नो, इट हैज टू बी वेरी डेलिबरेट एंड कैलिब्रेटेड एक्शंस। पिछली बार आपको ध्यान है जब हमने स्ट्राइक किया था बालाकोट के ऊपर, तो हमने 12 दिन लिए थे। अगर हमने पहले ही दिन स्ट्राइक करना था तो 22 की रात को ये हुआ, दोपहर को ये हुआ, और 22 की रात को ही हमने स्ट्राइक करके कुछ बर्बाद करके आ जाना चाहिए था जी। अब अगर ये 3 दिन निकल गए हैं, आज तीसरा दिन है, अब पाकिस्तान की भी सेनाएं उतनी ही चौकन्नी है जितनी हमारी हैं। तो ये सही समय नहीं होगा कि एक मिलिट्री ऑफेंसिव या एयर स्ट्राइक किया जाए। अभी तनातनी बहुत ज्यादा है, अभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अब कब करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि परपिट्रेटर्स को जो जहां भी हम नहीं छोड़ेंगे, दैट मींस हमारे अंदर भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हैं, दोनों लेवल पर निपटना पड़ेगा। अपने अंदर के जो बदमाश हैं उनको निकाल करके जेलों में डालना पड़ेगा, इनको यहां से निकालना पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो इनके सपोर्टर्स हैं, चाहे मुजफ्फराबाद में है, चाहे रावलपिंडी में है, या आईएसआई के ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, इन सबको डील करना पड़ेगा। और इसके लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों एक्शन अवेलेबल है। और तीसरा एक पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हादसा हो गया, ये बहुत दुखद है, बहुत सहानुभूति है। मैं चाहता था कि हादसा होता ही ना, और वो तब संभव था कि जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, ये बातचीत हो रही थी, या पिछले 2-3 महीने में बिल्डअप हो रहा था, मुनीर साहब का स्टेटमेंट आ रहा था, तभी जाकर के एक स्ट्राइक मार करके आ जाना चाहिए था। हमें मालूम है कि वो कहां है, ये सारी खबर हमारे पास है, और उसकी तैयारी के दौरान अगर हम उसी के बेस पे स्ट्राइक कर दें तो पहलगाम होता ही नहीं। ठीक है, लेकिन भारत की छवि ऐसी नहीं रही है ब्रिगेडियर साहब कि पहले हमला उसने कभी इतिहास में किया हो। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसी छवि रही नहीं है, और शायद यही वजह थी, जैसा आप कह रहे हैं, कि अभी भी इंतजार जो है किया जा रहा है, रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, और उसके बाद किसी तरीके का स्ट्राइक वहां पर की जाएगी। हमारे साथ पूर्व राजनयिक गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं। सर, सीधा आपके पास आते हुए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को वीजा नहीं मिलेगा यह ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो नागरिक अभी भारत में हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं, बाकायदा डेटा मंगवाया जा रहा है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में अभी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल की अगर मैं बात करूं तो इस पर कितना असर इसका होगा, जरा आप मुझे समझाइए। जी नमस्कार, और हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी सर। ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरे ख्याल से पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ी टेररिस्ट अटैक हुआ है, और ये टेररिस्ट अटैक सिंपल नहीं है, ये एक जिहादी अटैक है जिसमें नॉन मुस्लिम्स को टारगेट बनाया गया है या हिंदूज को टारगेट बनाया गया है।
तो भारत सरकार ने पहली चीज तो यह है कि अमेरिका का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा अश्योरेंस दिया है। अरब कंट्रीज का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस ने जो जॉइंट स्टेटमेंट में जो कहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जो चीजें हमारे फेवर में चल रही हैं, इनका पूरा फायदा उठाते हुए मेरे को पूरा लगता है कि ये जो छोटे निर्णय हैं कि पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाए, और वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा आगे जाने वाला तरीका ये है कि ये जो आतंकी कैंप्स हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा का हो, चाहे आईएसआई प्रोमोटेड कैंप्स हों, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, और हमें हमारा समय और हमारी जो तरीका है उसको चूज करके, वी हैव टू चूज आवर टाइम एंड द मेथड, दोनों हमें चूज करके फिर उसको अटैक करना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें पूरी प्रिकॉशन लेके, पूरी सावधानियां बरतते हुए, और इस तरह से उनके ऊपर जैसे पिछली बार किया था बालाकोट में, उसी तरह से इन सभी आतंकी कैंपों के ऊपर, जो उनके ट्रेनिंग बेसेज है उनके ऊपर, और बहुत भयंकर हमले होने चाहिए जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। और मेरा मानना यह है कि जो मोदी जी का स्टेटमेंट है उसका मतलब यही है कि ये जो कैंप्स हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। समय की मांग होती है कि समय चाहिए होता है किसी भी एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए। और जैसा आप कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहां पर मौजूद थे और यही वजह है कि अमेरिका जो है भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसको मैं सीधा सुनील कौशिक जी के पास लेकर जाऊंगी, उनसे समझने की कोशिश करूंगी। सुनील जी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे जब ये हमला किया गया पहलगाम में। दूसरी तरफ देखें तो पीएम मोदी भी यहां पर नहीं थे, वो यूएई में थे। तीसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर के रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाया जा रहा है भारत के नागरिकों की तरफ से। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि इस बीच ये हमला होना आखिर मायने क्या थे इसके? नहीं देखो, पल्लवी, हमला कभी भी हो कुछ न कुछ तो उसके मायने निकाले ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब माहौल को देखते हुए वहां हमला किया गया है। निश्चित तौर से वो उसके तैयारी में थे, कब हमला किया जाए, कैसे हमला किया जाए। और एक जो जिहादी चेहरा जो उनका पहली बार निकल के आया है, अब तक हमले आप देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर से जो उनके सामने आता है वो उनको मारते गए, लेकिन पहली बार धर्म पूछ गए और कपड़े उतार के चिन्हित करके उनको जब मारा, तो निश्चित तौर से कोई भी देश इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पूरे हर बड़ा एक देश हमारे देश के साथ खड़ा हुआ है, और यही हम लोग देख भी रहे हैं। इस बात को लेकर के जल्दबाजी भी इसमें नहीं होनी चाहिए। दोनों मेरे एक्सपर्ट ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है, कभी हमने आक्रमण नहीं किया जी। दूसरी बात, अभी मोदी जी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। दो कई मायने हैं। यदि हम युद्ध की मना करने वाला हमारा पहला देश था, जहां बार बार मोदी जी ने कहा कि युद्ध का समय नहीं, और हम युद्ध की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होंगे। मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, कई मायनों से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। जो कल 5 बड़े एक्शन लिए, ये बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए। इन्हीं 5 में खलबली मची हुई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की कायरता की हकीकत को वहीं उन्हीं के देश में लोग कायरता बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे समय भांपते हुए, और मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, हमें जनता को टारगेट नहीं करना है, हमें नागरिकों को टारगेट वहां नहीं करना है। जो कैंप बने हुए हैं, जो निश्चित तौर से बार बार हमारे देश के लिए बड़े घातक सिद्ध होते हैं, उन कैंपों को अब छोड़ना नहीं है। पिछली बार देखा होगा, और तमाम ऐसे देश रहे भी हैं कि जब हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ बड़े देश बीच में। सुनील जी, उन आतंकवादियों ने क्या किया? उन्होंने आम नागरिकों को ही टारगेट किया है। वहां पर जो कत्लेआम मचाया, जो नरसंहार हुआ पहलगाम में, वो आम नागरिक ही थे, निहत्थे थे वो भी। नहीं, वो उनका कायरता चेहरा सामने पूरे विश्व के सामने आ गया है। लेकिन हमारी तरफ से कभी भी, पहले देखेंगे कि हमने जब बंदी 90,000 से अधिक सैनिकों को बना लिया तो हमने वापस कर दिया। हमारा जो देश का इतिहास रहा है वो निश्चित तौर से बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। कभी हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया। तो ऐसी परिस्थितियां बताती हैं हमारे देश के गौरव को, हमारे देश के सम्मान को। लेकिन जो पिछली बार हुआ कि एक अटैक करने के बाद हमें वापस आना पड़ा, और अमेरिका पिछली बार देखा होगा कि बीच में आया,
अमेरिका ने मना किया, अमेरिका की वीटो पावर रही होगी निश्चित तौर से ये सब कुछ करने की। और कई बार हमने देखा भी है, कुछ देश ऐसे होते हैं जब जब देश हमारा आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर से वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो देश भी हमारे साथ खुल के हमारे सामने है, और ये अच्छा मौका है कि जो भी आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा ऐसा रहा, जैसे आप छवि कह रहे हैं पाकिस्तान की, तो ये जग जाहिर है कि वो आतंकवाद को पालता और पोसता है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो भले ही डिनाई करता रहता है सुनील जी इस बात से, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इतिहास ऐसा रहा है, हम पहले हमला नहीं करते, यही चीज तो जीवन राज पुरोहित जी कह रहे हैं कि हमें इतिहास को बदलने की जरूरत है, हमें आगे आना होगा, हमें कहना होगा कि बस अब बहुत हो चुका, आप पानी और खून साथ लेकर के नहीं चल सकते। और शायद यही वजह है कि जो 5 फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से, उनमें सीधे तौर पर कहा गया कि 1960 में जो समझौता हुआ पानी को लेकर के, वो अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है। गौरी शंकर जी आपके पास आते हो, इसका असर कितना आप देख पा रहे हैं, जरा मुझे बताइए। क्या पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है? क्या आप मानते हैं कि ये जो समझौता टूटा है 1960 का, इसमें कहीं ना कहीं अब चाहे हम सिंचाई से लेकर के बात करें, हर तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटने टेकने वाला है? रवि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये 5 जो समझौते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता यही है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इससे जितना पानी इनकी अपनी रिवर्स को सप्लाई किया जाता है, जितना उनकी रिवर्स को सप्लाई किया जाता है, अगर उस पानी को हम डाइवर्ट करके हमारे डैम्स वगैरह बना के इंडिया में सप्लाई कर दें तो पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन इसके लिए ये इमीडिएटली इसका कोई असर होगा नहीं। इसका असर होगा कि हम डैम बना के और उस पानी को डाइवर्ट करके और हमारी जो रिवर्स हैं उनमें उस पानी को डाइवर्ट करें, तो इसका असर हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद अगर हम ऐसा कदम लें, लेकिन इमीडिएटली इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण समझौता, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और ये बहुत बड़ी वार्निंग है। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अब इमीडिएटली इस पानी को डाइवर्ट करने का काम शुरू करे, जिससे कि अगले 6 महीने में 1 साल में ये पानी डाइवर्ट होना लगे और पाकिस्तान को इसका असर दिखाई देने लगे कि वो रेगिस्तान भी बन सकता है। क्योंकि इन नदियों की अगर धारा टूट गई तो पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा और भारत सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। तो आप ये मान रहे हैं कि इतिहास बदलने की तैयारी यहां पर क्या भारत सरकार ने कर ली है? बिल्कुल करनी चाहिए इतिहास बदलने की, क्योंकि ये लोग जो हैं इतने वर्षों से कहने के बावजूद, इतने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो गए, थर्ड कंट्रीज के थ्रू इतना प्रेशर इनके ऊपर आ गया, इनको बार बार हमने डायरेक्टली एक्शन भी लिया, उसके बावजूद भी अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से समय आ गया है कि बहुत जबरदस्त एक्शन लो। आप देखिए इजराइल ने हमास के ऊपर जो एक्शन लिया है, कितना जबरदस्त एक्शन लिया है उस टेररिस्ट अटैक के बाद। तो हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि वहां की जनरल पब्लिक के ऊपर कोई हमला हो और उनके ऊपर परेशानी बढ़े, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि वहां की पब्लिक भी उसको सपोर्ट करती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करता है, वहां की आर्मी भी सपोर्ट करती है। तो उनको तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन कैंप्स को, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स को और इनके जितने भी अड्डे हैं उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। और ये जो पानी की जो ट्रीटी है, इसके थ्रू पानी इंडिया में डाइवर्ट करके, हमारे जैसे पंजाब में पानी की कमी है, हरियाणा में कमी है, राजस्थान में कमी है, यूपी में कमी है, तो उस पानी को हमारी रिवर्स में देके हमारी खुशहाली बढ़े और उधर पाकिस्तान में डेजर्ट का बनना शुरू होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्शन बहुत जरूरी है और इमीडिएटली। ठीक है, जीवन राज पुरोहित जी आपके पास आते हुए, आतंकियों की जो बची हुई जमीन है वो भी मिट्टी में मिला दी जाएगी, ये पीएम मोदी की तरफ से आज कहा गया अपने बयान में। पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त किया गया था। इस बार क्या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की दशा और दिशा ही बदलने वाली है, भूगोल बदलने वाला है? मैं इसको 3 मुद्दों पर देखना चाहता हूं और
सबसे पहला है तो अपने घर की सफाई होनी चाहिए। जो हमारे घर के अंदर बैठे हैं, कश्मीर में सपोर्टर्स हैं, पूरे देश में इनके स्लीपर सेल्स हैं, तो हमारी होम मिनिस्ट्री को, हमारे पुलिस को, हमारे इंटेलिजेंस को, इनको एक एक को ढूंढ करके इन स्लीपर सेल्स को निकालना है। कश्मीर के अंदर जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जमाइतीज हैं, इनको निकाल करके चुन करके साफ करना होगा। अगर वो नहीं हुआ तो ये फिर गांव वाले इन टेररिस्ट को मदद करते रहेंगे। पहला कदम जी। दूसरा, जो उन्होंने बोला उनकी जगह पाकिस्तान में कैसा है, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला कि उनके कैंप्स वो हमारी रीच में है, हमारे कमांडो की रीच में, हमारी आर्टिलरी की रीच में, हमारी एयर की रीच में है। और अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई आ गया है, तो हमें वेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप बंदा चुनिए और ड्रोन को रवाना कीजिए। पॉलिटिकल विल की जरूरत है, आज हो सकता है। तो इनको मारने का दूसरा कदम। और तीसरा कदम है, मैं देखता हूं लार्जर गुड। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। तो मेरे कश्मीर की धरती की अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो मुझे पीओके चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देश में शामिल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पाकिस्तान को मिटाया जा सकता है, कश्मीर को हमारे इलाके में मिलाया जा सकता है। और अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी अपनी हरकतें चालू हो जाएंगी। जो हमारे सेल्स वहां पर हैं, जो हमारे ऑपरेशंस वहां पर है, वो चालू हो जाएंगे। बलूचिस्तान वाले खुद ही नहीं छोड़ेंगे उनको। तो ये लार्जर गुड के लिए अगर उसको शांत करना है, ध्वस्त करना है, तो ये कार्ड्स हमको बहुत अच्छे तरीके से खेलने हैं। और जो प्राइमरी दो चीजें हैं जिनको मैं बहुत जरूरी समझता हूं, वो ये है कि हमारे घर के अंदर के जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको साफ करना, और पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, उनके आईएसआई के ऑफिसर्स वहां जाए और कह दिए अनआइडेंटिफाइड गनमैन डिड अ जॉब, दैट्स इट। ठीक है, आपने जो अभी हमारे दर्शकों को समझाया, इसमें रोड़ा कहां पर आ रहा है, दिक्कतें कहां पर आ सकती हैं भारत सरकार को, जरा सा एक बार ये समझाइएगा, उसके बाद गौरी शंकर जी आपके पास आऊंगी। जी, ये कहना बहुत आसान है कि हम उनको जाकर के मार देंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला, होम मिनिस्टर साहब ने बोला, लेकिन मुझे ये बताइए, डीजीपी पुलिस कश्मीर, डीआईजी पुलिस इस रेंज के, सीआरपीएफ के डीजी या आर्मी के किसी सीनियर ऑफिसर का कोई बयान आया क्या? किसी ने जिम्मेवारी ली क्या? वो इलाका किसी की जिम्मेवारी है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट उस सज्जन का आना चाहिए जो उस इलाके की सुरक्षा के लिए, उन टेररिस्ट के सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और दूसरा, आप पहलगांव बाईसरन इस इलाके को देखेंगे तो ये जंगल है। इस जंगल के अंदर गांव है, भैक है, और पहाड़ों के ऊपर इन्होंने अपने बंकर बना रखे हैं। गांव के लड़के लड़कियां उनके लिए सामान लेकर के जाते हैं। वो अपनी विल पे नीचे आते हैं, जिसके घर में खाना होता है, मुर्गा खाना होता है, खाते हैं और फिर चले जाते हैं। चाहे गन के जोर पे जाए या सिंपैथाइजर के मदद से जाए। गांव के सरपंच को मालूम होता है, गांव के बुढ़ों को मालूम होता है, सारे चाचा चाचियों को मालूम होता है, वो कौन किस लड़की को किस गांव से कब लेकर गया, सबको पता होता है। लेकिन सब चुप रहते हैं, डरते हैं, गन से सब डरते हैं। क्योंकि उसकी गन का कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होता, मेरी गन का तुरंत एफआईआर लॉन्च होता है। तो हमको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली टाइट करना पड़ेगा कि गांव से लड़का अगर निकला तो कहां गया, शाम को घर क्यों नहीं आया, लड़की निकली क्यों नहीं आई, कोई अनजान व्यक्ति इस गांव के अंदर आया तो कौन था, ये आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? चाणक्य ने किया था। और पूरे देश के अंदर यवनों के खिलाफ उन्होंने जागृति इस मुताबिक कर दी थी कि पूरा देश जाग करके खड़ा हो गया था, और फिर अलेक्जेंडर को उन्होंने आने नहीं दिया। आज तो ये हमारे अंदर आकर के मार गए। हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि कमियां हमारी अपनी हैं। अगर हमने यही वाटर ट्रीटी 65 साल की बजाय 2000 के अंदर बंद कर दी होती, 1995 में बंद कर दी होती, तो ये सब अभी नाकर कर रहे होते हमारे सामने। इतिहास को सुधारने की जरूरत है, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि पीओके की घर वापसी का भी समय आ चुका है? Oh, absolutely yes. ठीक है। A nation, a country is a living organism. ठीक है, गौरी शंकर जी आपके पास आते हुए, गौरी शंकर जी आपके जवाब से मुस्कुरा भी रहे हैं, और इसके साथ जवाब दीजिएगा मुझे ये भी
कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आता है, अंदर जाता है, और ये लगातार लगा रहता है। जब ग्रे लिस्ट के अंदर जाता है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है जाकर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि भैया हमको इससे बाहर निकालिए। हाल ही में वो बाहर आया था। इससे अब जो इस हमले के बाद से पाकिस्तान की छवि कितनी खराब होगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि वो तो अभी भी खैर अपने आप को साफ सुथरा ही बता रहा है। गौरी शंकर जी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की छवि तो काफी धूमिल पहले से है। सभी लोग जानते हैं, संसार के सभी बड़े बड़े लीडर्स सभी देशों में, कि जितने भी टेररिस्ट दुनिया में कहीं भी पाए जाते हैं उनका कोई ना कोई फुटप्रिंट पाकिस्तान में होता है। चाहे उनकी फंडिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों या पाकिस्तान में उनके दोस्त हों, ये फुटप्रिंट सबको पता है। जितने भी 90% टेररिस्ट अटैक संसार में कहीं भी हुए हैं, सारे के सारे फुटप्रिंट आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पर्टिकुलरली इस्लामिक देशों के साथ, वो कुछ हद तक सफल रही है। वो उनको ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, ये तो एक आउटसाइड जो नॉन स्टेट एक्टर्स ये कर रहे हैं। उस चीज को हमें अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स बिना स्टेट एक्टर्स के सहयोग के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और यही वजह है कि उन्हें पहचानने की कारण जरूरत है, और इसी का जिक्र लगातार जीवन राज पुरोहित जी भी कर रहे हैं। सुनील जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। हमास ने जब हमला किया था तब हमने ये तस्वीरें देखी थी कि उन्होंने धर्म के आधार पर कत्लेआम मचाया, नरसंहार किया था, और ये पहलगाम में भी देखने को मिला। धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया है। टिप्पणी करिए आप जरा सा पहले। नहीं, बिल्कुल, देखो, ये एक ऐसा चेहरा विश्व में आ रहा है जो निश्चित तौर से हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इस विचारधारा को मुझे लगता है कुचलना पड़ेगा। और जो दोनों मेरे साथियों ने कहा, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि वो हम लोगों के बीच ही उनको सहयोग जा रहा है। मैंने कई बार भी कश्मीर का दौरा किया और देखा भी है, तमाम रिपोर्टिंग भी की है। यदि आप कुछ भी देखेंगे, गांव की परिस्थिति और शहर की परिस्थिति बहुत अलग होती है। गांव में कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, बहुत आसानी से लोग जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, किसका सहयोग मिल रहा है, किसके घर में रुक रहा है, बहुत इजीली वहां होता है। लेकिन उन लोगों की का खौफ जो होना चाहिए, सरकार का खौफ होना चाहिए, आर्मी का खौफ होना चाहिए, वो हम पैदा नहीं कर पा रहे। और इसलिए हम पैदा नहीं कर पा रहे कि कुछ राजनीतिक दलों के हायतोबा मचाने पर हम लोग बैक होते हैं। ये सब मुझे लगता है बदलने का समय है, और इस बार इस देश में सरकार ऐसी है कि इस बार भी नहीं हुआ तो फिर कभी होने वाला नहीं। बदला, और हमने पहली बार जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात कहूं तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया तो वहां के आम नागरिक खड़े हुए समर्थन में, बाजारों को बंद रखा गया। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के इस बार नारे नहीं लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे। यह नया कश्मीर निकलकर सामने आया है। पिछले 5-6 साल में तस्वीर जरूर बदली है, और यही पर्यटकों की तरफ से कहा गया, यही वजह थी कि वहां पर गए हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। पीएम मोदी ने कहा है कि निस्तानाबूद कर दिया जाएगा उस सोच को, उन लोगों को जिन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की बुरी नजर से। देखना ये होगा कि कब इन सारी बातों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा और उन मृतकों को न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी। नहीं होना चाहिए जो ये हुआ है।